हेलो गाइस, आप सब मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको मॉक 42 करवाऊंगा, या क्या आप कह सकते हैं आप DSSB PGT कॉमर्स का 28 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश और रोहित ने एक वर्ष की शुरुआत में क्रम से 45,000 और 65,000 का निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब एक राजेश है, रोहित है, जिसने एक साल के लिए अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश किया। राजेश ने कितना निवेश किया? 45,000 और रोहित ने किया 65,000। यदि राजेश को उसके हिस्से के रूप में 15,300 का लाभ प्राप्त हुआ, यदि जो राजेश है, राजेश को उसके हिस्से का कितना लाभ मिला? 15,300। तो उस वर्ष में लाभ में रोहित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो रोहित का हिस्सा बताना है, रोहित का हिस्सा कितना होगा, मतलब लाभ कितना मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, एक तरफ हमने लिख दिया राजेश, एक तरफ लिख दिया हमने रोहित। तो एक साल के अंदर राजेश ने कितना निवेश किया? राजेश ने निवेश किया 45,000, रोहित ने कितना किया? 65,000। तो काट दिया, यहाँ गिर जाएगा 5 से 5 9 45, 5 13,000। तो ये आ गया हमारा ये आ गया निवेश का रेशियो, 9:13। अब कितने टाइम के लिए कह रहा है? एक साल के लिए कह रहा है। मतलब हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अपने व्यवसाय के लिए फिक्स टाइम में इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स टाइम में क्या करता है? निवेश करता है। तो फिक्स टाइम में जितना निवेश करता है, जितना निवेश का रेशियो होता है, उतना ही उसके प्रॉफिट का रेशियो होता है। उतना ही किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का। तो इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 9:13 ही होगा। समझ गया? अब इसने बोला है कि जो रोहित है, रोहित का जो लाभ मिला है वो रोहित को कितना मिला है? रोहित के हिस्से में कितना लाभ है? 15,300। और यहाँ पे रोहित के हिस्से में, रोहित कह रहा हूँ, यदि राजेश को उसके हिस्से का 15,300 प्राप्त हुआ, मतलब राजेश को जो लाभ मिला वो कितना मिला? 15,300। और हमें राजेश का लाभ कितना मिला? 9 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं 9 यूनिट किसके बराबर? 15,300 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 15,300 अपॉन 9। ये कट जाएगा कितने से? ये कट जाएगा 1700 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1700। अब हमसे कह रहा है तो उस वर्ष में लाभ में रोहित का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब रोहित को कितना लाभ होगा वो हिस्सा में बताना है। तो रोहित को लाभ कितना हो रहा है? 13 यूनिट। तो यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 13 × 700। अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो मतलब हमें कम से कम टाइम में सोल्व करना है। लास्ट में 2 0 है तो 2 0 तो आएगा ही। तो अब 2 0 को छोड़ के इस वाले लास्ट किससे मल्टीप्लाई कर लो? 7 × 21। लास्ट में कितना आएगा? 1। तो लास्ट में 100 देख लो कौन से ऑप्शन में। सिर्फ एक ऑप्शन में लास्ट में 100 है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए रन एट ए स्पीड दैट इज 15/3 13 टाइम्स द स्पीड ऑफ बी। मतलब ए की गति जो है बी की गति से 15/13 गुना है। जो ए की गति है वो बी की गति का कितने गुना है? 15/13 गुना है। तो इसका मतलब है, तो बी मल्टीप्लाई में रह के डिवाइड में हो जाओ तो ए बाई बी कितना आ जाएगा? 15/13। तो मतलब ए की गति आ गई 15 और बी की गति आ गई 13। अब आगे क्वेश्चन में देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि बी को अग्रिम बढ़त दी जाए ताकि दोनों एक साथ दौड़ समाप्त कर दिया। मतलब इसने बोला है अगर हमने बी को आगे खड़ा कर दिया, ए से आगे खड़ा कर दिया बी को, जिससे उन दोनों की रेस जो है एक साथ ख़त्म हो जाए। उनकी रेस कैसे ख़त्म हो जाए? एक साथ ख़त्म हो जाए। तो बी की कितनी दूरी को अगर बढ़त दी जानी चाहिए? मतलब बट फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस नोन बाय बी शुड बी गिवन एट हर डिस्टेंस। मतलब इसने ये बोला है तो कितनी दूरी की अग्रिम बढ़त उसे दे देनी चाहिए। मतलब कितनी दूरी की बढ़त दी, वो पार्ट हमें निकालना है। मतलब टोटल में से उसे कितने पार्ट की बढ़त दी है वो निकालना है। एक चीज़ देखो, मतलब ए की गति कितनी है? 15, बी की गति 13। इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है। इनका एलसीएम आ जाएगा 195। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। तो उसके बाद बोला है कि पूरी जो यहाँ से रेस शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म होती है तो उसकी पूरी डिस्टेंस है 195। समझ रहा है? फिर जो बी को बढ़त दे दी तो बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा। समझ रहा है? तो हमें क्या करना है? हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि जो ये रेस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली कितनी बढ़त होगी, बी को कितनी बढ़त मिलेगी ए से, ये वाला पार्ट बताना है। मतलब ये वाला पार्ट हमें निकाल के बताना है। तो कैसे निकालें? इस
इस वाली डिस्टेंस को निकालने का सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका टाइम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसकी टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के बाद क्योंकि हमें स्पीड तो पता ही है, गति पता है, जब गति हमें पता है टाइम का पता चल जाएगा तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे आराम से इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। अब चीज़ देखो टाइम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए का टाइम निकालते हैं, कितना टाइम लगा। ए को जो पूरी रेस कंप्लीट करने में कितना हमें निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है टोटल 195 और स्पीड कितनी है ए की 15। 15 से इसको काटेंगे कितने पकड़ जाएगा 13, तो 13 सेकंड आ जाएगी। ए जो है पूरी रेस को कितने टाइम में ख़त्म कर देगा 13 सेकंड में। ए कितने टाइम में रेस ख़त्म कर देगा 13 सेकंड में। अब देखो जब 13 सेकंड में रेस ख़त्म कर देगा, अब बी की देखो, बी की निकालो, बी की डिस्टेंस कितना कवर करेगा, क्योंकि बी भी 13 सेकंड में रेस खत्म करेगा। पर अब हम बी की, जब हमें टाइम का पता चल गया, यहाँ से हम बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है बी की स्पीड है 13 और टाइम कितना है 13, तो कितनी होगी 169। तो इसका मतलब है जो बी की डिस्टेंस है वो कितनी होगी 169। जब 169 ये होगी और 195 टोटल है, तो 195 में से 169 गया तो बचेगा कितना, वो बच जाएगा 1, 20, 26। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 26। ये डिस्टेंस कितनी होगी 26। कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारी 26। ठीक है, जब इस डिस्टेंस 26 होगी तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना पार्ट है, कितना पार्ट निकालना है इसका। ये डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना पार्ट है, 26 पार्ट है। ये 26 पार्ट है, टोटल पार्ट मतलब पार्ट निकालना है। तो 26 अपॉन में आ जाएगा टोटल पार्ट। टोटल पार्ट कितना है इसका, टोटल पार्ट है 195। तो इसको काट दो, कटता हो 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 15 जा, तो 2/15 पार्ट हो जाएगा। इसका जो पार्ट निकलेगा इस डिस्टेंस का वो कितना निकलेगा 2/15। 2/15 मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, मतलब कैसे बताया, दोबारा समझो। मतलब दोबारा क्वेश्चन में ये बोला है कि ए जो है, ए की गति जो है बी की गति से 15/13 गुना ज़्यादा है। मतलब ए की गति जो है बी की गति का 15/13 गुना, मतलब बी की गति का बी इंटू 15/13 करते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई में नीचे लेगा डिवाइड में, तो ए की गति आ गई 15, बी की आ गई 13। फिर इसने बोला है कि हमने बी को आगे रख दिया ए से, जिससे कि दोनों एक साथ रेस ख़त्म कर सकें। तो हमें ये बताना है बी तक, मतलब ए से बी तक की कितनी दूरी है, ए से बी तक की कितनी दूरी है, वो पार्ट बताना है हमें। क्या बताना है, वो पार्ट बताना है, फ्रैक्शन में निकाल के, भिन्नास में निकाल के वो पार्ट बताना है कितनी दूरी बैठेगी वो ए से बी के बीच में, पार्ट्स में निकाल के। अब देखो, अब हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की डिस्टेंस पता होना चाहिए। हमें टोटल डिस्टेंस, मतलब दोनों की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस निकालने तो हमें उसकी स्पीड पता होना चाहिए सबसे पहले, जो कि हमें पता है क्वेश्चन में। और दूसरी चीज़ हमें टाइम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें स्पीड तो पता है, डिस्टेंस पता है नहीं पता, तो डिस्टेंस सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमें स्पीड दे रखी है, अगर स्पीड का हमने फ्रैक्शन वो ले लिया एलसीएम, तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका इसकी एलसीएम कितना आ जाएगा 195, तो टोटल डिस्टेंस होगी 195। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है पूरी 195 और इस अपॉन स्पीड करना है। अब एक चीज़ देखो, पूरी डिस्टेंस तो है 195 और वो पूरी डिस्टेंस कौन कवर कर सकता है, खाली ए कर सकता है, क्योंकि बी तो आगे है, बी तो यहाँ से कवर करेगा ना, तो ए पूरी करेगा। तो यहाँ से हम ए का टाइम निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, ए का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 195, स्पीड कितनी आएगी 15, तो 195 और डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 13 सेकंड आ जाएगा। तो ए जो है पूरी रेस को कंप्लीट 13 सेकंड में कर देगा। ठीक है, जब यहाँ से टाइम निकल गया तो यहाँ से हम बी की डिस्टेंस निकाल देंगे। हम बी की डिस्टेंस क्यों निकालेंगे, हम बी की डिस्टेंस इसलिए, एक आप कहोगे एक ही निकाल देते, तो ए की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हमें स्पीड पता होना चाहिए और टाइम। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बात इसमें ये है कि ए 13 सेकंड में निकलेगी, तो टोटल रेस कितने में खत्म हो रही है 13 सेकंड में। यहाँ से हम बी की स्पीड निकाल लेंगे पहले, क्योंकि ए की स्पीड को हम नहीं निकाल सकते। तो बी की स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम।
तो स्पीड कितनी है, स्पीड है बी की 13, तो 13 इंटू में टाइम कितना है 13 सेकंड, तो 13 इंटू 13 169 आई। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 20 से यहाँ तक की 169, टोटल है 195, टोटल डिस्टेंस है 195 और 169 ये आ गई। तो 195 में से 169 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी, वो आ जाएगी 26। तो इसने कहा पार्ट निकालना है, ये वाला भिन्न में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये पार्ट अपॉन में टोटल 26 अपॉन 195, इसको डिवाइड करते हैं कितना आ गया 2/15। अब आप ये भी सोचेंगे जब हमने टाइम ए का निकाला है तो हम डिस्टेंस भी ए का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो हमें ए का तो पता है, ए से जो पूरी डिस्टेंस कवर करेगा वो 95 है, तो ए का क्या करेंगे निकाल के। तो इसलिए हमने बी की निकाली, क्योंकि बी की निकाल देंगे, बी के निकालने के बाद पूरे में से घटा देंगे तो ए वाली आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 टैप कैन, एक नल 4 घंटे में एक टंकी भर सकता है, एक नल जो है 4 घंटे में टंकी भर सकता है, जबकि दूसरा नल 3 घंटे में भर सकता है। मतलब एक नल तो 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 3 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक ही समय पर खोला जाए, यदि दोनों नलों को हम एक समय पर खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी कितने समय में भरे, मतलब ए जो है किसी टंकी को 4 घंटे में भर लिया है, बी किसी टंकी को 3 घंटे में भर लिया है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो इसका एलसीएम आएगा 12, तो टोटल वर्क हो गया 12। अगर इस टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे, तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया, 1 घंटे में कितना काम किया। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 3, तो ए ने 1 घंटे में कितना काम किया 3 यूनिट, 12 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 4, तो बी ने 1 घंटे में कितना काम किया 3 यूनिट। तो इसने बोला दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ खोल दिया, तो दोनों मिलके कितने देर में टंकी भर देगी। तो जब भी हम टाइम पूछते हैं, टाइम निकालना होता है दोनों का, मतलब कितने टाइम में उसको टंकी को भर देंगे, तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में इन दोनों का 1 दिन का काम नीचे। तो दोनों ने मिलके 1 दिन में कितना काम किया, ए ने 1 दिन में 3 किया, बी ने 1 दिन में 4 किया, तो 3 + 4 7, तो 1 दिन में कितना काम कर देंगे 7। तो अब हमें निकालना क्या इसका टाइम, ए बी ने कितने टाइम में टंकी भरती होगी। तो टोटल वर्क ऊपर कितना है 12 अपॉन में 1 दिन का काम नीचे वो 7 है, 12/7। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक कक्षा को 2 खंड ए और बी में, एक कक्षा है, एक कक्षा को 2 खंड में, 2 खंड है ए और बी खंड है, जिसमें क्रम से 12 और 44 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 22 और 44 छात्र हैं। मतलब कक्षा, एक कक्षा के 2 खंड है, एक खंड ए और एक खंड बी। एक खंड में 22 छात्र है, दूसरे खंड में 44 छात्र हैं। यदि एक खंड का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यदि खंड ए का जो है औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम और खंड बी का कितना है 33 किलोग्राम, खंड बी का औसत कितना है 33 किलोग्राम, खंड ए का है 40 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है। तो औसत वजन कैसे निकालते हैं हम, औसत वजन निकालने के लिए टोटल सम हमें पता होना। औसत वजन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें औसत निकालनी है, औसत के लिए टोटल सम पता होना चाहिए अपॉन में टोटल नंबर। सबसे पहले टोटल सम निकालो। टोटल सम कैसे निकालेंगे, टोटल सम हम निकालते हैं जो भी उनका औसत होता है, औसत की जो है गुणा कर देते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ छात्र हैं। पहले देख खंड ए का निकालो। खंड ए में, खंड ए का औसत क्या है, खंड ए का औसत है 40 और उसकी खंड ए में स्टूडेंट कितने 22, तो 40 की गुणा कर दो 22 से, टोटल सम आ जाएगा हमारा। प्लस खंड बी का प्लस कर देंगे। खंड बी का कितना है 33 किलोग्राम क्या है, ये उसका औसत है, और टोटल स्टूडेंट कितने 44, तो 33 की गुणा कर दी 44 में, तो ये आ गया हमारा टोटल सम। क्या आ गया टोटल सम। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है औसत। तो औसत वजन कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर नीचे। टोटल सम ऊपर लिख देंगे 40 × 22 + 33 × 44 अपॉन में टोटल नंबर कितना हो जाएगा 22 छात्र है प्लस 44 है, तो 22 + 44, तो इसकी गुणा करेंगे 22 × 40 कितना बन जाएगा 880 प्लस 33 × 44 करेंगे कितना बन जाएगा 1452 अपॉन 22 + 44 कितना बन जाएगा 66। अब इसकी प्लस करेंगे, वो प्लस करके क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 2332 अपॉन 66। अब इसको कटता हो काट दो, 2 से कट जाएगा 2 × 2, 2 × 2 13 बज गया, 2 × 12, 2 × 12, तो 2 से कट जाएगा 30 पे,
2 66 है ना, 2 33 पे। तो अब हम किससे काटेंगे, 11 से काट देंगे, 11 3 33, 11 एकम 11, 11 6 66, तो 106/3 आ गया। तो कितना आ गया, 106/3। अब इसको डिवाइड कर दो, 106/3 को, 106/3 को डिवाइड करना जरा, तो 106 को डिवाइड करो 3 से, 3 3 9, 1 बच गया, 3 5 15, 1 बच गया, 0 बढ़ाते पॉइंट लग गया, 3 3 9, 1 बच गया, 3 3 9, 35.33 आंसर है, 35.33। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 नहीं, 35.33 है थर्ड वाले में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 143 है। मतलब हमारे पास दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है, 143। 143 दो अभाज्य संख्या का क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 143। अभाज्य संख्या कौन कौन से, x और y, जिसमें x बड़ा है y छोटा है। तो हमें 2x - y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वो अभाज्य संख्या में पता करनी पड़ेगी। वो अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे, अब इसका फैक्टर कर लेंगे 143 का। 143 का फैक्टर करके देखो, पहले फैक्टर करो 143 का। 143 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर 11 से काट के देखो सर, 11 एकम 11, 11 3 33, तो 13 एकम 13, तो दो संख्या आ गई 11 और 13, दोनों अभाज्य संख्या है। देखो दोनों अभाज्य संख्या है, एक 11 है एक 13 है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। पहली अभाज्य संख्या 11 और दूसरी अभाज्य संख्या 13। तो इसने कहा है जो x और y जो अभाज्य संख्या होगी, x बड़ी होगी y से, तो x बड़ी होगी तो x कितनी होगी हमारी, x होगी 13 और y होगी 11। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 2x - y की वैल्यू निकालो। तो 2 × x कितना है 13, माइनस y कितना है 11, तो 13 दूनी 26, 26 - 11 कितना बचेगा 15, तो 15 आंसर है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अक्षय एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। अक्षय जो है एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि भानु 12 दिन में करता है। भानु कितने दिन में करता है, 12 दिन में। मतलब अक्षय किसी काम को 8 दिन में करता है, भानु उसी काम को 12 दिन में करता है। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, तो 3 दिन तक तो उन्होंने एक साथ काम किया। फिर उन्होंने अक्षय से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करना शुरू किया। मतलब 3 दिन साथ में काम करने के बाद फिर उन्होंने अल्टरनेट डेज काम किया, वैकल्पिक दिन काम किया। एक दिन शुरुआत किसने की, अक्षय ने। पहले अक्षय ने किया, फिर भानु ने, फिर अक्षय ने, फिर भानु ने। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो हमें बताना कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब देख कैसे निकालेंगे। तो अक्षय जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। भानु है, भानु किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, तो टोटल वर्क हो गया 24। अगर टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसने एक दिन में कितना काम किया। तो 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया, 3। ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट काम किया। 24 डिवाइडेड बाई 12 कितना बच गया, 2। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट। ठीक है, तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 5 यूनिट। तो फिर इसमें क्वेश्चन में बोला है उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, 3 दिन तक एक साथ काम किया। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे 5 × 3 15, 15 काम कर देंगे। जब 15 काम ये कर चुके हैं तो काम कितना बच जाएगा, 24 काम था, तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा 24 - 15 कितना बचेगा, 8 9 काम। तो 9 काम बाकी है। तो अब इसने बोला काम 9 बाकी है। फिर उसके बाद इन्होंने अल्टरनेट डेज पे काम शुरू कर दिया। एक दिन अक्षय काम कर रहा है, एक दिन भानु। अक्षय ने काम शुरू किया है, ठीक है। फिर एक दिन अक्षय काम कर रहा है, एक दिन भानु, और टोटल काम कितना करवाना है, 9। अब देख 9 काम करवाना है, तो दोनों ने मिलके कितना काम करते हैं, तो 3 + 2 5, 5 काम करते हैं। मतलब 2 दिन में ये कितना काम कर लेते हैं, 2 दिन में ये काम कर लेते हैं 5। 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 काम कर लेते हैं। काम कितना करवाना, 9। जब 2 दिन में 5 काम कर लेते हैं, अब काम कौन करेगा, अक्षय। अक्षय एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 3 काम किया एक दिन में, तो मतलब 3 दिन में कितना काम होगा, 3 दिन में हो गया 8 काम। 3 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम। अब काम किसकी बारी आई करने की, भानु की।
तो काम कितना करना है, एक। और भानु एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। मतलब भानु जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करना, 2 यूनिट काम करता है। तो हमें करवाना है एक यूनिट काम। जो चीज़ निकालनी होती है हम पहले रखते हैं, मतलब 2 काम वो कितने दिन में करता है, 1 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा वो, एक काम वो कर देगा 1/2 दिन में। तो मतलब कि एक काम उसने कर दिया 1/2 दिन में, मतलब 9 काम हो गया उसका 3 + 1/2 दिन में, मतलब 3.5 दिन में। कितने दिन में, 3.5 दिन में 9 काम हो गया। 3.5 दिन में तो ये 9 काम हो गया। और 3 दिन दोनों ने पहले काम किया, 3 दिन दोनों ने पहले काम किया था एक साथ, तो 3.5 दिन लिए और प्लस 3 दिन में 6.5 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल काम कुछ है। तो कितने दिन में, 6.5 दिन में। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से समझना क्या बोल रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, देख लेना। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के सेब खरीदे। एक व्यक्ति है जिसने 2 प्रकार के सेब खरीदे, 2 प्रकार के सेब खरीदे। एक 2 रुपये में 3 सेब की दर से, तो 2 रुपये में 3 सेब खरीदता है एक टाइप का। तो मतलब एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के सेब खरीदे। पहले प्रकार का सेब जो है 2 रुपये का 3 सेब खरीदता है, और दूसरा जो है 6 रुपये प्रति सेब की दर से, दूसरा जो है 6 रुपये में 1 सेब खरीदता है। तो उसने प्रत्येक प्रकार के सेब की समान संख्या खरीदी, मतलब समान संख्या खरीदी, मतलब बराबर बराबर खरीदे। दोनों प्रकार के सेब जो है बराबर बराबर खरीदे। तो सभी सेब 5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचे। तो हर जो सारे सेब जो है वो 1 रुपये में 5 रुपये में 1 सेब के हिसाब से सारे सेब उसने बेच दिए। तो उसे लाभ कितना हुआ। सबसे पहले देख, एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ तो लिख देंगे उसका प्राइस, और एक तरफ लिख लेंगे उसकी संख्या, उसकी अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं मतलब CP1 लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस 1, क्रय मूल्य 1। तो पहले प्रकार का कैसे किया उसने, पहले प्रकार 2 रुपये में कितने खरीदे, 3। फिर दूसरे प्रकार के भी खरीदे, मतलब उसको लिख लेंगे CP2। उसको क्या लिख लेंगे, CP2। दूसरे प्रकार के खरीदे 6 रुपये का 1, 6 रुपये का 1 सेब खरीदा। तो हमेशा याद रखना, इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों प्रकार के सेब है उसने बराबर बराबर संख्या में खरीदे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कोई भी चीज़ हम कब निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ हमने कोई चीज़ खरीदी है या किसी चीज़ को बेची है, तो क्वेश्चन को सोल्व हम जब भी कर सकते हैं जब उनकी संख्या बराबर हो। सबसे पहले उनकी संख्या बराबर करनी पड़ेगी हमें। तो इसकी सेब कितने पहले जो खरीदे थे वो संख्या है 3, दूसरे जो सेब खरीदे वो उसकी संख्या 1, तो बराबर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूँ तो 3 बन जाएगा। तो इधर 3 की करी तो इधर भी 3 से करी, तो 6 × 18 होगा, ये 3 होगा। अब जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो जुड़ जाएगा। तो 18 + 2 20 रुपये में, 3 + 3 6। 20 रुपये में कितने सेब खरीद लिए, 6 सेब खरीद लिए। 20 रुपये में कितने सेब खरीद लिए, 6 सेब खरीद लिए। अब इसने बोला है, फिर उसने सारे जो है बेच दिए मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो बेचे कितने में, बेचे उसने जो है 6 रुपये 5 रुपये प्रति एप्पल के हिसाब से बेचे, मतलब 5 रुपये का 1 सेब बेचा। कितने का बेचा उसने, 5 रुपये का 1 सेब बेचा। 5 रुपये का क्या बेचा, 1 सेब बेचा। तो सेब की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, जब तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ उसने खरीदी तो जितने सेब खरीदे हुए उतने तो बेचे होंगे ना, तो सेब की संख्या तो बराबर होगी ना। तो 6 से गुना यहाँ पे कर दी, 6 बराबर करने में 6 से गुना यहाँ पे कर दी, तो 5 6 कितने होगा, 5 6 30। तो मतलब कोई चीज़ उसने खरीदी कितने में, 20 में, और बेच कितने में रहा है, 30 में। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसे, 10। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते, प्रॉफिट ऊपर अपॉन CP कॉस्ट प्राइस नीचे क्रय मूल्य × 100। प्रॉफिट कितने हुआ, 10 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 × 100, 20 पंजे 100 कितना आ गया, 50%। तो इसका आंसर आएगा 50%। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या बोलता है, 8वां बोलता है कि 8वां क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन हमको कह रहा है कि आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद, एक वस्तु है जिस पे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसे 60 रुपये में बेचा जाता है। उसे कितने में बेचा जाता है, 60 रुपये में। तो उसकी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कोई चीज़ है, उस चीज़ को वो 25% की छूट दे दी अंकित मूल्य पे, और उसको 60 रुपये में बेच दिया। तो हमें बताना उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मतलब
एक तरफ लिख दिया हमने अंकित मूल्य, एक तरफ लिख दिया अंकित मूल्य मार्क प्राइस, एक तरफ लिया सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। मतलब इसने बोला है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, 25% का फ्रैक्शन 25% की छूट दी जाती है। मतलब कोई चीज़ अंकित जो है 100 थी, अंकित मूल्य कितना था 100 था, 100 पे 25% की छूट दे दी। मतलब 25% की छूट देने के बाद जो बच गया उतने में उसने बेची होगी। बस छूट देने के बाद जब अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, वो छूट देने के बाद उसने में बेची होगी। तो कोई चीज़ पर 100 अंकित मूल्य है तो 25% की छूट है, तो 25% की छूट मतलब 100 का 25%, 25 तो 25 की छूट मिल गई, तो बच गई कितने 75। तो उसने कितने में बेची होगी 75 में, उसने कितने में वो वस्तु बेची होगी 75 में। और क्वेश्चन में क्या रखा है वो कितने में बेची है 60 में। तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी बता रखी है इसने 60। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/75। तो क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60/75 × 100। 25 से कट जाएगा, 25 × 75, 25 चौक 100, 3 से कट जाएगा 3 20 जा 20 चौक 80। तो कितना मूल्य आ जाएगा अंकित मूल्य 80। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टूडेंट एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। मतलब एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 33% अंक चाहिए। यदि छात्र ने 325 अंक प्राप्त किए, तो यदि छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए 325 अंक प्राप्त कर लिए 325 अंक, तो उत्तीर्ण अंकों से 77.5 अधिक थी, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक थी। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि एक परीक्षा में एक छात्र के पास होने के लिए 33 अंक चाहिए थे। मतलब किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 33% अंक। ठीक, तो यदि छात्र ने 325 अंक प्राप्त किए, मतलब मान के चलो कक्षा में किसी छात्र ने 325 अंक प्राप्त किए, तो 325 अंक प्राप्त किए हैं, तो जो उत्तीर्ण अंकों से 77.5 अंक अधिक है, उत्तीर्ण अंकों से कितने मार्क्स अधिक है 77.5% अधिक है। तो अधिकतम मार्क्स बताना है, उसके क्या बताना है अधिकतम मार्क्स बताने हैं। अब एक चीज़ देख, तो इसने हमें क्या बताया, इसने बताया उसने अंक लिए 325, तो 325 अंक लाया और 77.5 अंक अधिक है। अगर वे 77.5 अंक जो है अधिक है किससे उत्तीर्ण अंकों से, जितने पे उत्तीर्ण होते हैं वे उत्तीर्ण होने से कितने अंक ज़्यादा है 77.5 अंक ज़्यादा है। अगर वो मतलब कोई छात्र 325 मार्क्स लाया, तो 325 में जो 77.5 अंक जो आए हैं अधिक आए हैं, अगर अधिक किससे अधिक आए, मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक छात्र है, छात्र के कितने अंक है 325 अंक हैं, तो जो 325 अंक है इन 325 अंक में उत्तीर्ण हो जो जितने पे छात्र उत्तीर्ण होता है उससे कितने ज़्यादा है 77.5। अगर इनमें से मैं 77.5 अंक अधिक मार्क्स घटा दूँ, जो अधिक आए हैं ये इतने कितना अधिक आए 77.5, अगर ये 77.5 में घटा दूँ तो हमें पता चल जाएगा वो कितने पे पास हुए, मतलब वो संख्या आ जाएगी जितने पे उत्तीर्ण हुए हैं। तो 325 में हमने 70.5 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 247.5। तो जो 247.5 है इतने मार्क्स पे इतने अंक पे वो पास हुआ होगा। और क्वेश्चन में क्या रहा है कितने परसेंट पे पास हो रहा है वो 33.5% पे। कितने पे पास हो रहा है 33.5% पे। तो मतलब 33.5% की वैल्यू कितनी निकली हमारी 247.5। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें अधिकतम मार्क्स निकालना है। मतलब अधिकतम मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, अधिकतम मार्क्स चाहिए ना, अधिकतम मार्क्स निकालने मतलब 100% की वैल्यू। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई 247.5/33। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% कितना आ जाएगा 247.5/33 × 100। तो अब क्या करेंगे, अब पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा 2475/330/100। अब जीरो से गया जीरो कट, अब देखो 11 से कट जाएगा क्या, देखो 11 से कटेगा, 11 से काट के देखो 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 पंजे 25 कट गया, 11 3 33।
अब 3 से काट के देखो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 कट गया, तो कितना बच गया 75 इंटू 100, कितना बन गया 7500। तो अधिकतम अंक कितना 75 इंटू 10, सॉरी 75 इंटू 10 कितना बनेगा 750। तो अधिकतम अंक कितने हो गए ना 750। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में नहीं करने होते। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको स्टार्टिंग में छोड़ दो। अगर आपको बाद में टाइम मिलता है तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा। तो मैं आपको फिर भी ये चीज़ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। कि रवि 18 महीनों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है। मतलब रवि जो है, कोई रवि है जिसने 4% की रेट से 18 महीनों के लिए एक राशि को निवेश किया। तो जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया, मतलब हाफ ईयरली के रूप में संयोजित किया गया। कैसे? हाफ ईयरली के रूप में, हाफ ईयरली के रूप में उसको किया गया। ठीक है। फिर इसने बोला है कि रमेश रवि के समान राशि का निवेश करता है। मतलब फिर एक रमेश आता है, तो रमेश भी जितना रवि ने निवेश किया था, रमेश भी उतना निवेश करता है, लेकिन 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करता है। पर ये 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, मतलब 4% रेट पर वो एक वर्ष के लिए करता है, संयोजित करता है पैसा। ठीक है, एक वर्ष के लिए करता है, और फिर एक वर्ष के बाद अर्जित पूरी राशि को अगले 6 महीने के लिए 4% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर निवेश करता है। मतलब एक साल के लिए निवेश करता है पहले, फिर एक साल के बाद वो 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए 4% का साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो यदि 18 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, मतलब फिर 18 महीने की अवधि समाप्त होगी, तो उसके बाद रवि को रमेश से कितने अधिक ब्याज मिला? रवि को कितना अधिक ब्याज मिला? 20.40 ब्याज उसे अधिक मिला। तो हमें बताना है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा शुरू में निवेश किया, मतलब शुरू में जो निवेश किया गया वो राशि बतानी है। तो स्टार्टिंग में दोनों के द्वारा कितना निवेश किया गया, मतलब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? प्रिंसिपल की या मूलधन की वैल्यू बतानी है। अब देखो, पहले तो कहा रवि ने जो निवेश किया है किसी राशि को 18 महीने के लिए 4% की रेट से अर्धवार्षिक दर के लिए, मतलब हाफ ईयरली की दर से, तो वो हम निकाल दें कितने साल के लिए किया है? 18 महीने के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए किया है। ठीक है। फिर उसने कहा एक साल के लिए, तो उसने 4% की रेट से साधारण 4% की रेट से उसने क्या किया? एक वर्ष के लिए ब्याज दिया है। फिर उसके बाद अगले 6 महीने के लिए दिया है। मतलब वो जो 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए दिया है, जो पहले एक साल का ब्याज आया, तो उस ब्याज को मूलधन में जोड़ के जो आया, तो उस पर 6 महीने के लिए उसने 6 महीने का उस राशि को, जो मतलब पहले एक साल के लिए हमने ब्याज निकाला, वो ब्याज प्लस में जो उसका मूलधन था, उनको जोड़ने के बाद वो 6 महीने के लिए लगाया गया है। ये कह रहा है। तो जोड़ने के बाद वो 6 महीने के लिए लगाया, तो जो उस पे ब्याज आता है, मतलब जो इसने कहा है जो रवि पर ब्याज आता है, और जो रवि के बाद रमेश पहले एक साल में ब्याज लेता है, और फिर 6 महीने का ब्याज, दोनों का जोड़ के रमेश के ब्याज से जो रवि का ब्याज है वो कितना ज़्यादा है? 20.40 ज़्यादा है। अब निकालते हैं क्वेश्चन को, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं रवि का। किसका? रवि का। तो रवि का जो रेट है वो दे रखा है 4%, और हाफ ईयरली के लिए निकालना है। कितने? किसके लिए? हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली की बात आती है, रेट आधा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 2%। और कितने महीने के लिए लगा रहा है? 18 मंथ के लिए लगा रहा है। पर जब मैंने बोला है जब भी हाफ ईयरली हो तो उसको डबल कर देते हैं। 18 का डबल 36 महीने, 36 महीने का मतलब 3 ईयर। तो अब 3 साल के लिए हम इसका क्या निकालो? ब्याज निकालो। तो 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50। तो या तो अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे निकाल दो, 2% का मतलब 2/100% को हटा के तो कितना बन गया? 1/50। तो पहले साल कितना हो गया? 50 से 51। दूसरे साल कितना हो गया? 50 से 51। तीसरे साल कितना हो गया? 50 से 51। तो इनकी गुणा करके आ जाएगा 1,25,000। तो इनकी गुणा करके आ जाएगा 1,32,651। तो ये हमारा आ गया
प्रिंसिपल मूलधन, ये आ गया हमारा मिश्रधन। तो इनका माइनस करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो वो कितना आ जाएगा 7651। ठीक, तो आपको पता है कि जो ये हमारा मूलधन है कितना है 1,25,000, ये हमारा मूलधन है, वो किसके बराबर है मूलधन के, मूलधन पी के, प्रिंसिपल पी के, हमें नहीं पता किसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन 1,25,000। तो हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है ना यहाँ से। तो ब्याज कितना है 7651, तो 7651 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी P अपॉन 125,000 इंटू 7651। तो क्या बन गया 7651 P अपॉन 125,000। ठीक है, अब रवि का तो निकल गया। अब रवि की निकालने के बाद हम निकालेंगे किसका, अब निकालेंगे हम रमेश का। तो रमेश का निकालेंगे, तो रमेश का 1 साल के लिए जो रेट दे रखा है, वो रेट कितना दे रखा है 4%। तो 4% का मतलब होता है 4% हटाने 100, तो क्या बन गया 1/25। तो 1 साल के लिए क्या लगा 25 से 26। ठीक, तो 25 से 26 लगाया, तो 25 यूनिट एक क्या है हमारा मूलधन। तो 25 यूनिट किसके बराबर मूलधन, हमें पता नहीं क्या है, तो 25 यूनिट पी के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आएगा P अपॉन 25। तो 25 हमारा मूलधन है और 26 हमारा मिश्रधन है, इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा ब्याज कितना है, वो कितना है 1 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, मतलब ये ब्याज निकाल दिया पहले साल का। फिर जो हमारा ब्याज ये निकला है 1 साल का ब्याज निकला है, तो यहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना हमारा P है और ब्याज हमने कितना निकाला P/25। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 25, एलसीएम ले लेंगे, 25 आ गया एलसीएम, तो 1 है, तो 1 क्या बन जाएगा 25P + P, कितना बन गया 26/25P। तो ये हमारे आ गया मिश्रधन। अब इस मिश्रधन पर दोबारा 6 महीने के लिए ब्याज लगाया, वो क्या लगाया साधारण ब्याज लगाया। साधारण ब्याज लगाया 6 महीने के लिए, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक, अभी हमें प्रिंसिपल पता नहीं है अपॉन 100, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है, हमारा रेट इंटू टाइम, और अमाउंट जो है हमारे इस पे ब्याज लगाना है। तो हमारा प्रिंसिपल ये होगा 26P/25। तो 26P/25 इंटू रेट कितना है 4% और टाइम कितना है 6 मंथ है। मंथ को हम ईयर में कर लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 नीचे आ जाएगा इंटू 100। अब काट दो, जिससे कटता हूँ 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 52P/2500। तो 52P/2500 इसका ब्याज आ गया। मतलब पहले साल का जो पूरा ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो जोड़ लो। पहले साल का ब्याज कितना था 26/25, कितना ब्याज था 26P + 25, और दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया 52P/2500। दोनों को जोड़ दो। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2500। तो जब 2500 आ गया, सुन लो क्या करते हैं, ब्याज जोड़ देना, तो दोनों का ब्याज जोड़ो। पहले साल का ब्याज कितना है P/25, पहले जो P/25 है पहले साल का ब्याज कितना है P/25। तो दूसरे साल का 52P/2500, 2500 आ गया। तो यहाँ से 25 की गुणा 100, 2500 में रहे जितना 100, तो यहाँ पे बन गया 100P + 52P। तो कितना बन गया 152P। कितना बन गया हमारे पास, अब हमारे पास बन गया, ये करेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटरेस्ट कितना 152P/2500। अब इसने बोला है कि जो रवि का ब्याज है, वो रवि का ब्याज जो है रमेश के ब्याज से कितना अधिक है 20.40। तो रवि का ब्याज कितना आया 7651 P/1,25,000, और रमेश का आया 152P/2500। तो रमेश के ब्याज से जो रवि का ब्याज है वो कितना अधिक है, मतलब अगर हम रमेश के ब्याज में से रवि के ब्याज में से रमेश के ब्याज को घटा देंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा 20.40। तो मतलब 7651P/1,25,000 माइनस कर देंगे 152P/2500 किसके बराबर है 20.40 में। ठीक, इसके बाद इसका एलसीएम आ जाएगा 1,25,000, यहाँ पे बन जाएगा 7651P -
किस 2500 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 1,25,000 बन जाए, वो करनी पड़ेगी भाई हमें किससे 50 से, और 50 की मल्टीप्लाई 152 में करेंगे वो आ जाएगा 7600p अपॉन 20.40। तो यहाँ से ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 51p अपॉन 1,25,000 इजिकल टू 20.40। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में उधर से आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20.40 इंटू 1,25,000 अपॉन 51। इसको काट पीट के प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारा, तो क्या रखा, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20.40 इंटू 1,25,000 अपॉन में 51 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, इनको काट पीट के हमारे p की वैल्यू क्या आ जाएगी 50,000। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 50,000, हमें यही निकालना था। तो कितना निवेश करेंगे 50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आप 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है। 11वां क्वेश्चन बोलता है कि रमाना अपनी आय का 70% खर्च करता है। जो रमाना है वो अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करती है, 70% खर्च करती है। उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई है। अगर उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है जबकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होने लगी, तो फिर उसके खर्च में कितनी वृद्धि होती है 10%। तो उसकी नाममात्र की बचत में प्रतिशत वृद्धि जो दशमलव स्थानों पर, मतलब हमें ये बताना है कि उसकी जो बचत है उस बचत में कितनी वृद्धि हुई ये बतानी है। मतलब एक तरफ तो हमने लिख ली उसकी आय, ठीक है, एक तरफ लिख ली आय, एक तरफ लिख लिया उसका खर्च, और एक तरफ लिख ली उसकी बचत। ठीक, तो पहले से आप ना रमना की जो आय का, रमना जो है अपनी आय का 70% खर्च करती है। 70% खर्च करने वाला, मान के चलो उसकी आय 100 है, 100 का 70% 70, तो 70 खर्च कर देती है। तो बचत कितनी करती है 30 की। फिर उसने बोला उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है 30%। तो 30% वृद्धि होने का मतलब है, तो 100 का 30% मतलब 30, तो 30 उसकी आय बढ़ेगी, तो 100 से कितनी आय होगी उसकी आय 130। फिर उसने बोला है कि जबकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी, तो खर्च कितना बढ़ गया 10%। तो 70 का 10% निकालना, 10% मतलब 10/100 इंटू 70, कितना 0 से 0 7 बढ़ गया। तो मतलब 70 का 10% होगा 7, तो कितनी वृद्धि हुई 7, तो कितना होगा 77। तो जब उसकी आय 130 है, उसका खर्चा 77 है, तो बचत कितनी होगी, उसे बचत होगी 53 की। उसे बचत कितनी होगी 53 की। अब ये पूछ रहा है कि जो उसकी बचत है, बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले बचत थी उसकी 30 से बढ़ के कितनी होगी 53, तो कितने की बढ़त हुई 23 की। तो कितने की बढ़त हुई है 23 की। किससे बढ़त हुई है 30 से, अपॉन में आएगा 30। तो कितने की बढ़त हुई है 23 की, तो 23 ऊपर अपॉन में क्या आएगा, जहाँ से जिससे बढ़त हुई है 30 से बढ़त हुई है अपॉन 30, हमें परसेंट निकालनी है, तो इंटू 100। इसको काट दो, कितना बन गया 230 अपॉन 3। तो इसको डिवाइड करना 230 को 3 से, क्या बन जाएगा 3 सत्ते 21, 2 बच गया, 3 छंग 18, 2 बच गया, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, 3 छंग 18, 2 0 बढ़ा दिया, 3 छंग 18, तो 76 क्या आंसर आया, इसका आंसर आ जाएगा 76.67। तो कितना परसेंट 76.67। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किसी दर पर कोई राशि 20 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि कोई राशि जो है, कोई धनराशि है, वो डबल हो रही है कितने में 20 वर्षों में। तो 20 वर्षों में डबल हो रही है, तो साधारण ब्याज पर डबल हो रही है। मतलब एक राशि जो है, कोई धनराशि है, वो 20 साल में डबल हो रही है किसी साधारण ब्याज पर, तो हमें उसका रेट बताना है। मतलब मान के चलो कोई धनराशि 100 थी, 100 से डबल हो गया 200 हो गई, कितने साल में 20 साल में। तो इसका जो साधारण ब्याज है, वो साधारण ब्याज कितना आएगा 100। तो हमें निकालना है रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना साधारण ब्याज अपॉन में जितना टाइम डिवाइड कर दो। साधारण ब्याज कितना 100 और टाइम कितना 20, तो 20 पंजे 100, कितना रेट आ गया 5%। सीधा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। या दूसरा तरीका हमारा पास ये है, कोई धनराशि P थी, P डबल होकर कितनी होगी 2P, तो इसका साधारण ब्याज कितना आ गया P, 2P माइनस P, तो 20 साल के लिए। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला लगा दो, PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है P, तो प्रिंसिपल P है ही,
रेट हमें निकालना है, टाइम है कितना 20 साल का अपॉन 100, कट गया P से P कट गया 20 पंजे, तो रेट आ गया 5%। बस वही चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता